Hello and welcome everyone to Rank Mantra. Today we are going to start a new chapter of class 9, that is rest and motion. So let's get start our today's session. So first of all we will discuss about the definition of rest and motion. क्या है ये रेस्ट एंड मोशन? तो इस स्लाइड को समझने से पहले थोड़ा हम इस रेस्ट एंड मोशन के कंसेप्ट को कंसेप्चुलाइज कर लेते हैं कि है क्या. तो देखिए, अगर हम बात करें रेस्ट की, तो अगर कोई पार्टिकल अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है, डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेस्ट बोलेंगे. यानी अगर कोई पार्टिकल रुका हुआ है तो उसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? रेस्ट. और अगर कोई पार्टिकल अपने पोजीशन को क्या कर रहा हो? चेंज कर रहा हो, ठीक है ना. अगर कोई पार्टिकल अपने पोजीशन को चेंज कर रहा हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन बोलते हैं, ठीक. बट ये सारी बातें, ये जो दोनों बातें हैं, ये दोनों बातें क्या हैं सर? रिलेटिव हैं, ठीक है. ये दोनों बातें क्या हैं? रिलेटिव हैं. यानी कि हम बोल सकते हैं कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म. रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म. यानी कि कोई बॉडी हो सकता है किसी एक ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में हो, लेकिन दूसरे ऑब्जर्वर के लिए हो सकता है मोशन में हो. तो जब भी हम रेस्ट एंड मोशन की बात करेंगे तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, ठीक है. मे बी पॉसिबल कि अगर मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है, अगर वो किसी दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है तो किसी तीसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में वो क्या हो सकता है? मोशन में हो सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम इसको एग्जांपल से समझें तो लेट सपोज कि एक ट्रेन है, ठीक है. अगर इसमें मान लीजिए दो पार्टिकल है ए और बी, और एक पार्टिकल जो है वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, ठीक है ना. मान लीजिए एक बालक ये है ए और एक बालक बी, और एक बालक का नाम देते हैं चलिए सी, ठीक है ना. तो अगर मान लेते हैं कि ये ट्रेन इधर जा रही है, ठीक है, तो अगर आप देखिएगा ध्यान से कि ए और बी अगर एक दूसरे को देखेंगे, या फिर ए बी को देखे या बी ए को देखे, तो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होंगे सर? रेस्ट में. और यही अगर ए बी दोनों अगर इस सी बालक को देखेंगे तो इनको क्या लगेगा कि सी जो है, यानी कि सी के साथ साथ ये जो पूरा सिस्टम है, प्लेटफॉर्म जो है, वो कहाँ जा रहा है? पीछे की ओर. क्योंकि ट्रेन जा रही है किधर? आगे. तो इनको जाता हुआ क्या दिखेगा? पीछे, ठीक है. तो और अगर ये सी इस ए और बी को या फिर इस ट्रेन को देखेगा तो इनको क्या लगेगा? मोशन में. इनको क्या लगेगा? सी को क्या लगेगा कि ए और बी जो हैं दोनों क्या हैं? मोशन में हैं. यानी कि अगर हम इस एग्जांपल समझे, तो मेरा एग्जांपल समझने का मतलब है कि अगर आप जब भी रेस्ट एंड मोशन की बात करिएगा तो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जर्वर कौन है, ठीक है. तो जब भी आपके मन में ये सवाल हो कि रेस्ट एंड मोशन क्या होता है, उससे पहले आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि ऑब्जर्वर कौन है, ठीक है. ऑब्जर्वर यानी कि जो ऑब्जर्व कर रहा है मोशन को, जो देख रहा है मोशन को, किस पोजीशन में है, किस कंडीशन में है, ये हमको कंपलसरी होना चाहिए. जिस तरह से आप भगवान को मन में बैठाते हैं, दिल में बसाते हैं, उसी तरह से आप इस कंसेप्ट को बसा लीजिए कि रेस्ट एंड मोशन को हम जब भी डिफाइन करेंगे, हम हमेशा किसको देखेंगे? ऑब्जर्वर को देखेंगे, ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपसे कोई सवाल करे, लेट सपोज कि बर्ड्स आर फ्लाइंग, पंछी जो है वो उड़ रही है, लेट सपोज. तो अगर जो उड़ रही है तो आपको ये सबसे पहले पता करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में ये फ्लाई कर रही है, ठीक है ना. ये जो बर्ड्स फ्लाई कर रही हैं वो किसके रिस्पेक्ट में? वेयर इज़ द ऑब्जर्वर? ऑब्जर्वर कहाँ है? तो बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि रेस्ट एंड मोशन को समझने के लिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ऑब्जर्वर कौन है, क्योंकि रेस्ट एंड मोशन ये बोथ टर्म्स आर रिलेटिव. ये दोनों टर्म क्या है? रिलेटिव हैं. अब देखिए, अगर हम जरा डिफिनीशन पे इसके चले तो अपने स्लाइड पे चलते हैं. देखिए डिफिनीशन क्या कहता है. अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन देखिए, रेस्ट क्या है कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to its surrounding
विथ पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई पार्टिकल अपने पोजीशन को चेंज नहीं करता है, ठीक है ना, किसके रिस्पेक्ट में, अपने सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में। सराउंडिंग्स बोले तो जो इसको ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वर जो इसके मोशन को देख रहा है, जो इसके पोजीशन को देख रहा है, उसके रिस्पेक्ट में टाइम के साथ, टाइम होना चाहिए सर क्योंकि टाइम तो चलेगा, टाइम के साथ पार्टिकल पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्ट बोलेंगे। और अगर हम मोशन की बात करें तो मोशन क्या है कि एक बॉडी अगर अपने पोजीशन को चेंज करेगा कंटिन्यूअसली विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग्स और विथ रिस्पेक्ट टू एन ऑब्जर्वर विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि अगर कोई पार्टिकल अपने पोजीशन को चेंज करता है सराउंडिंग्स के रिस्पेक्ट में या किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, समय के साथ साथ, तो हम उसको क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं। यानी कि अगर हम नोट को देखें तो नोट में ये क्लियर है जो अभी मैंने आपको पीछे स्लाइड्स में समझाया। तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, ये दोनों टर्म क्या है, रिलेटिव है, यानी कि ऑब्जर्वर होना कंपलसरी है, ठीक है। ऑब्जर्वर ही मोशन को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा कि ये पार्टिकल रेस्ट में है या फिर पार्टिकल मोशन में है, ठीक है। और अगर हम नेक्स्ट सेकेंड नंबर पॉइंट पे हैं नोट के, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये दोनों पॉइंट कि ए बॉडी कैन नॉट एग्जिस्ट एट ए स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस यूनिवर्स में ऐसा कोई भी पार्टिकल, ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है जो कि पूरी तरीक़ा से एब्सोल्यूट रेस्ट में हो या फिर एब्सोल्यूट किस में हो, मोशन में हो, ठीक है। हमेशा मोशन और रेस्ट डिफाइन होता है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। जैसे अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं समझने के लिए, तो अगर मैं अर्थ और मून को लेता हूं फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए ये मेरा अर्थ है, ठीक, और मान लेते हैं ये छोटू सा मून है, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जर्वर अर्थ पर है, ठीक है, और अर्थ को ही देख रहा है, तो उसके रिस्पेक्ट में या फिर हमारे रिस्पेक्ट में अर्थ क्या लगेगा सर, कि अर्थ किस में है भाई साहब, रेस्ट में है। और अगर मान लीजिए यही बालक, ठीक है, अगर यही बालक मून को देख रहा है तो मून इसके रिस्पेक्ट में क्या लगेगा, कि मून जो है वो मून क्या कर रहा है सर, मोशन कर रहा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कोई एस्ट्रोनॉट मून पर है, ठीक है ना, सेम इसके जस्ट उल्टा केस, अगर मान लीजिए कोई ऑब्जर्वर मून पर है और वो अर्थ को देख रहा है, तो अर्थ उसके रिस्पेक्ट में क्या लगेगा, कि अर्थ क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। जनरली हम जानते भी हैं कि अर्थ रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों करता है, मून भी करता है, ठीक है। मून अर्थ का चक्कर लगाता है और अर्थ सन का, ठीक, और अपने एक्सिस पे भी घूमता है अर्थ। तो ये आपके पोजीशन पर पार्टिकल के ऑब्जर्वर, ये जो बालक है ये क्या है, ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर के हिसाब से ही हम रेस्ट एंड मोशन क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। अगर हम अर्थ पर ही हैं तो अर्थ हमारे लिए रेस्ट में है, और अगर यही बालक अगर ऑब्जर्वर मून पर चला जाए और फिर अर्थ को देखे तो अर्थ हमारे लिए किस में है, मोशन में है। आई होप ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होगा। तो चलते हैं हम अगले स्लाइड्स में। देखिए अगला हमारा कंसेप्ट है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। देखिए बेसिकली रेस्ट एंड मोशन का ही जुड़ा हुआ कंसेप्ट है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। तो अगर हम किसी पार्टिकल के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं, सिंपल हम बोलें, एक पार्टिकल का मोशन अगर दूसरा पार्टिकल क्या करे, स्टडी करे या फिर ऑब्जर्व करे, ठीक है ना, किसी कोऑर्डिनेट में, कोऑर्डिनेट 3 ही होता है यानी कि 3D, ठीक है ना, 3 डायमेंशंस उसको हम लोग बोलते हैं 3D, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। पार्टिकल इन्हीं तीनों एक्सिस में कहीं प्लेस्ड हो सकता है, ठीक है। तो अगर इसमें कहीं पार्टिकल प्लेस्ड है तो अगर एक पार्टिकल के मोशन को अगर दूसरा पार्टिकल क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, तो उस फ्रेम को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे मान लीजिए एक ट्रेन है, ये भी एक तरीके का क्या है, फ्रेम है। ये कार है, ये भी एक तरीके का क्या है, फ्रेम है। ये जो बालक है ये भी एक तरीके के फ्रेम में बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना, यानी कि जो मोशन को ऑब्जर्व करेगा उस पर डिपेंड करेगा कि रेस्ट है या फिर मोशन है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम रेस्ट और मोशन के हिसाब से 2 तरीके में डिवाइड करते हैं, 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो हमारा टाइप है दैट इज़ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और जो हमारा सेकेंड टाइप है दैट इज़ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अगर हम इसको देखेंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, तो अगर हम बात करें इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, तो देखिए हाँ, ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस
आइदर एट रेस्ट और मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि अगर मान लीजिए किसी फ्रेम में कोई पार्टिकल है, ठीक है ना, और उस फ्रेम में पार्टिकल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। जैसे अभी ट्रेन वाला एग्जांपल है कि बालक ए और ये बी, थोड़ा सा बालक पता नहीं कैसा हो गया, लेकिन जो भी है ठीक है, ए और बी ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में है। तो ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। या फिर अगर कोई पार्टिकल एक दूसरे के रिस्पेक्ट में यूनिफॉर्म स्पीड से चले, यानी कि दोनों की स्पीड क्या हो, सेम हो, या फिर यूनिफॉर्म स्पीड से बोले तो पार्टिकल की स्पीड अगर चेंज नहीं करती है। अभी मैं सब पे आऊँगा, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, ये सारे आपको इसी चैप्टर में पढ़ने हैं। सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट जान लें। तो पार्टिकल अगर यूनिफॉर्म स्पीड में चले या फिर पार्टिकल अगर रेस्ट में हो तो उस फ्रेम को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि जहाँ भी अगर कोई पार्टिकल आपको रेस्ट में दिख जाए, एक दूसरे के मोशन को आप ऑब्जर्व करते हैं और उस मोशन में मान लीजिए वो पार्टिकल अगर रेस्ट पे पोजीशन पे है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। या फिर अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है तो हम बोलेंगे कि वो पार्टिकल किस फ्रेम में है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला मेरा जो टॉपिक है वो है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल क्या होता है कि जिसमें पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट मूविंग विथ एन एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, यानी कि इनकी जो स्पीड होगी वो कंटिन्यूअसली क्या करेगा, चेंज करता रहे, ठीक है ना। तो हम क्या बोलते हैं कि पार्टिकल जो है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है। जैसे मान लीजिए ये बालक है, अगर इस कार को देख रहा है और कार की स्पीड जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज करता है, यानी कार मूविंग विथ अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, तो हम इस क्या बोलेंगे कि ये जो बालक है इसको जो देखेगा तो बालक क्या बोलेगा कि ये कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर मान लीजिए दो बालक एक ही साथ बैठे हुए हैं तो वो कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि जिसमें स्पीड यूनिफॉर्म हो या फिर पार्टिकल रेस्ट में दिखे उसको हम लोग बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये जो रेस्ट एंड मोशन है अभी मैंने बता दिया वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, ऑब्जर्वर पे। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का भी कंसेप्ट बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा, ऑब्जर्वर पे। किसके लिए ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट में है या फिर किसके लिए एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो हम ये बता पाएंगे किसके लिए वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है और किसके लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, ठीक है। चलिए अब देखिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए इज अर्थ इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अर्थ जो हमारा है वो बताइए कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो अब देखिए ये डिपेंड करता है किस पे, अगेन हम आएंगे रेस्ट एंड मोशन के कंसेप्ट पे, रिलेटिव मोशन के टर्म पे। यानी कि ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर कि इसको देखने वाला कहाँ है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए देखने वाला ये हमारा प्यारा अर्थ है, देखने वाला अगर यहाँ है, ठीक है, तो देखने वाला जब अगर इधर है, अर्थ पर ही है, तो हमको क्या लगेगा कि अर्थ जो है रेस्ट में है। यानी कि अगर अर्थ रेस्ट में है तो ये कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा सर, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा वो क्या कहलाएगा, इनर्शियल। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई बालक जो है, यही सेम बालक अगर मून पे आ जाए, ठीक है, तो हम जानते हैं कि अर्थ की स्पीड कुछ और है, मून की स्पीड कुछ और है, तो मून से जो अर्थ को देखा जाएगा तो क्या लगेगा, ये मोशन में है, और वो भी कैसा मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन है। यानी कि अर्थ की जो स्पीड है मून के रिस्पेक्ट में वो क्या कर रही है, चेंज कर रही है। यानी कि स्पीड जो है वो क्या है सर, डिफरेंट है, स्पीड जो है वो क्या है, डिफरेंट है। तो जब ये अगर मोशन में होगा तो हम क्या बोल सकते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। अगर आप अर्थ पर हैं तो आपको क्या लगेगा कि आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, यानी कि अर्थ इज सेड टू बी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अर्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन अगर हम मान लो यही चले जाते हैं मून पर, यही चले जाते हैं सपोज कीजिए मार्स पर, तो हमको क्या लगेगा कि अर्थ जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन में है, यानी कि उसकी जो स्पीड है वो कंटिन्यूअसली क्या कर रही है, चेंज कर रही है। तो जब किसी पार्टिकल का स्पीड कंटिन्यूअसली चेंज करेगा तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन हम उसको क्या बोलते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अब तो ये दो अलग अलग कंसेप्ट हो गया सेम चीज़ के लिए कि अर्थ पर अगर हम हैं तो वो इनर्शियल है और अगर अर्थ पर नहीं है तो वो नॉन इनर्शियल है। तो एक्चुअल में आप अगर बोलिएगा, क्योंकि हर कोई अर्थ के बाहर तो जाता नहीं है,
तो अगर हम बात करेंगे ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए, यानी कि जो अर्थ पर है, उनके लिए अर्थ क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर होगा कि अर्थ जो है वो हम एज्यूम करते हैं क्या सर? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक्चुअल में अर्थ जो है वो डिपेंड करेगा कि कहाँ ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो अगर हम इसका आंसर लिखें कि इज अर्थ इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो हम क्या लिखेंगे कि इसको हम लिखेंगे अर्थ इज assumed to be inertial frame of reference, inertial frame of reference, inertial frame of reference for ground observer। यानी कि ग्राउंड ऑब्जर्वर का मतलब क्या है कि जो अर्थ पर से देख रहा है उसके लिए क्या है? अर्थ जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और हम लोग अर्थ पर से ही देखते हैं, इसीलिए हम अर्थ को क्या बोलते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आई होप ये क्लियर होगा आप लोग को। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, रेस्ट एंड मोशन क्या है। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस को अगर हम डिफाइन करें तो द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय अ पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज डिस्टेंस। यानी कि अगर कोई पाथ है, लेट सपोज अगर कोई पाथ है, ठीक है ना, तो इस पाथ की मान लो लेंथ जो है वो 2 किलोमीटर है। तो अगर कोई पार्टिकल यहाँ से चलकर इस पूरे पाथ को, एक्चुअल पाथ को कवर करता है, ठीक है ना, कितना कवर करेगा? 2 किलोमीटर फॉर एग्जांपल है, ठीक है ना, तो हम उसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। यानी किसी पाथ की टोटल लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये मान लीजिए आपका घर है और ये कोई स्टोर है, या फिर आप मान लीजिए ये आपका क्या है? स्कूल है। अगर इसकी डिस्टेंस 3 किलोमीटर है तो हम बोलेंगे, अगर इसकी जो लंबाई है यानी कि जो लेंथ है आपके घर से इस स्टोर का, अगर मान लेते हैं 3 किलोमीटर है, तो हम क्या बोलेंगे कि इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी है सर? वो जो डिस्टेंस है वो है 3 किलोमीटर। यानी कि जो एक्चुअल लेंथ होगा पूरा, ठीक है ना, किसी जगह का जो एक्चुअल लेंथ होगा उसी को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है सर? स्केलर क्वांटिटी। अब सवाल ये है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, तो इसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? तो देखिए, अगर हम बात करेंगे तो 2 तरह का क्वांटिटी होता है, ठीक है। फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, फिजिक्स में जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी वो 2 तरीके का होता है। एक तो आपका स्केलर और एक होता है वेक्टर, ठीक है। अब ये स्केलर क्या होता है? तो जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, ठीक है ना, अगर हम बोलें, ठीक है ना, तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब है कि अगर मान लीजिए, इसका एग्जांपल आप समझ सकते हैं कि मास, टाइम, ठीक है ना, ये सब क्या है? एग्जांपल है। मास का मतलब जैसे मान लीजिए 5 kg, 10 kg, ये सारा क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड कहलाता है। यानी कि जिसमें कोई डायरेक्शन ना हो, केवल क्या हो? इसका मैग्नीट्यूड हो, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर बोलते हैं। और अगर हम वेक्टर की बात करेंगे तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, ठीक है ना। यानी कि जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर बोलते हैं। यानी कि जिसके पास अपना खुद का क्वांटिटी भी हो और उसका डायरेक्शन भी हो, वैसे फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर बोलते हैं। और जिनके पास केवल क्वांटिटी हो, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर। अब इसके एग्जांपल में, स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल में जो होता है वो आपका डिस्टेंस भी आ जाता है। अब ये डिस्टेंस क्यों आता है स्केलर में? क्योंकि डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं है। मान लीजिए अगर आपको ये यहाँ से अपने घर से, लेट सपोज अगर आपको घर से कहीं इधर जाना है तो आप डिस्टेंस कहीं से भी कवर कर सकते हैं। आप जानते हैं कि आपके घर से मान लीजिए किसी स्टोर पर जाना है आपको, ठीक है, या फिर आपको मान लीजिए मॉल जाना है,
तो वहाँ जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, यानी कि डायरेक्शन फिक्स नहीं है, ठीक है, पर डिस्टेंस तो फिक्स है ना कि आपको जाइएगा तो कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर, यानी कि केवल मैग्नीट्यूड फिक्स है पर उसमें कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। इसीलिए जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे वेक्टर क्वांटिटी की, तो इसमें सबसे बेसिक एग्जांपल आपका होगा डिस्प्लेसमेंट। अभी हम आगे डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे तो उसमें वेक्टर को एक बार और देख लेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कि स्केलर क्या होता है। स्केलर वो क्वांटिटी है जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, यानी कि कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन फिक्स ही नहीं है। तो इसीलिए डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। और डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है, स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है, ठीक है, उसको हम लोग मेजर करते हैं किस में, मीटर में। जब भी आप बेसिक यूनिट की बात करेंगे एसआई यूनिट की, तो उसको मेजर किया जाएगा मीटर में। याद रखिएगा, किलोमीटर इज नॉट ए स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है, मीटर इज ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ डिस्टेंस। अब अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ें तो नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो देखिए द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। अब जैसे इस एग्जांपल में हम समझ लेते हैं, मान लीजिए ये पार्टिकल ए है और एक पोजीशन है बी, ये मान लीजिए इनिशियल पॉइंट है, ठीक है भाई साहब, ये मान लेते हैं इनिशियल पॉइंट है और ये मान लेते हैं क्या है, फाइनल पॉइंट है, ठीक। तो अगर हमको डिस्टेंस कवर करना है तो हम जानते हैं कि डिस्टेंस कवर करने के बहुत से रास्ते हैं, ठीक है ना। आप यहाँ से जाइए, आप यहाँ से जाइए, आप इधर से चले जाइए, आपका मन है तो थोड़ा और घूम लीजिए, ठीक है ना। ये सारा क्या हो सकता है, डिस्टेंस कवर करने का बहुत सारा रास्ता है। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो 2 पॉइंट का, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, 2 पॉइंट का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, यानी कि ए और बी, ये जो इनिशियल है और जो फाइनल है, इनके बीच की जो छोटा दूरी होगा, यानी कि जो छोटा डिस्टेंस होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट का बीच का जो शॉर्टेस्ट होगा, यानी कि शॉर्टकट जो रास्ता होता है, उसी को बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। जैसे यहाँ भी एक एग्जाम्पल है, यहाँ सेकेंड एग्जाम्पल आप देखिएगा। तो अगर मान लेते हैं हम ये एक पोजीशन ए है, एक पोजीशन मान लेते हैं बी है, ठीक है ना। अब यहाँ जाने का बहुत सारा रास्ता है, ये पाथ 1, ठीक है ना, पाथ 2, पाथ 3। तो अगर हम बहुत ज़्यादा घूम के जाते हैं, इधर उधर से घूम के जाते हैं थोड़ा बहुत, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। लेकिन अगर जो सबसे छोटी दूरी होगी, जो पाथ का सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन आप देखिएगा तो हमेशा क्या है सर, फिक्स है कि इसी डायरेक्शन से आप जाइएगा, इसी डायरेक्शन में जाइएगा, तो वो जो डिस्टेंस होगा वो शॉर्टकट होगा, वो जो रास्ता होगा वो क्या होगा, शॉर्टकट होगा, ठीक है। तो हम बोलते हैं क्या, तो जब भी जिसके पास डायरेक्शन आ जाए, जब भी किसी के पास क्या आ जाए सर, डायरेक्शन आ जाए, तो हम बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड तो है ही, रास्ता क्योंकि कवर कीजिएगा तो आप डिस्टेंस तो कवर कीजिएगा, 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर जो भी हो, ठीक है ना। लेकिन उसके साथ साथ क्या हो, डायरेक्शन भी हो, ठीक है, यानी कि डायरेक्शन इसमें क्या है, फिक्स है। इसमें डायरेक्शन क्या है, तो जब भी आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल कीजिएगा तो उसमें डायरेक्शन हमेशा फिक्स होगा, चाहे आप ए से बी जाइए या फिर बी से ए। लेकिन अगर आप डिस्टेंस कवर करते हैं तो आपको जितना घूमने की इच्छा है उतना आप घूम सकते हैं, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास डायरेक्शन भी है। अगर हम बात करें यूनिट की तो सेम होता है, क्योंकि ये भी एक तरह का डिस्टेंस ही है। तो डिस्टेंस है तो इसका भी यूनिट क्या होगा सर, मीटर। इसकी भी जो ऐसा यूनिट होगी वो क्या होगी, मीटर होगी, ठीक है। अब हम थोड़ा इस कंसेप्ट को आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ हम क्वेश्चन करते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। आप लोग इसमें क्या कीजिएगा, आप लोग वीडियो को पॉज कीजिएगा जब आप वीडियो देखिएगा, और उस समय पर आप इन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन सबसे पहले हम पढ़ते हैं, स्कॉट ट्रेवल्स नॉर्थ 5 माइल्स, ठीक है। यानी कि आप अगर देखें डायरेक्शन को तो हम जानते हैं ये आपका होता है नॉर्थ, ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, और ये क्या होगा, साउथ। तो इसमें बोल रहा है कि ये एक स्कॉट है, ठीक है, जो कि 5 माइल्स कहाँ जा रहा है, नॉर्थ में, और फिर वो वेस्ट में जा रहा है 3 माइल्स, यानी कि यहाँ से ये कहाँ गया, वेस्ट में गया 3 माइल, ठीक है, वेस्ट में कहाँ कितना गया, 3 माइल।
और बिफोर कमिंग स्ट्रेट बैक 2 माइल साउथ, और वहाँ से सीधे वो कहाँ आ रहा है, 2 माइल्स साउथ में, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज हिज डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस क्या है, कि वो कितना डिस्टेंस कवर किया। तो डिस्टेंस अगर हमको सिंपल ऐड करना है तो ये चला इधर 5, ठीक है ना, ये इधर 3 और ये इधर 2। तो आपसे पूछा जाए कि यहाँ से यहाँ तक आने में, यानी कि नॉर्थ गया, वेस्ट गया और साउथ आने में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो हम सिंपल क्या करेंगे, सिंपली इसको ऐड कर देते हैं, क्योंकि डायरेक्शन से इसमें हमको कोई लेना देना नहीं है कि वो किधर किधर गया, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर यही डिस्प्लेसमेंट होता तो हमको मतलब होता, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और जहाँ वेक्टर क्वांटिटी होगा वहाँ डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 5 + 3 + 2, यानी कि टोटल कितना होगा, 5, 3, 2, और ये टोटल हो जाएगा 10, यानी कि जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विराट कोहली है ये, रन्स 2 लैप्स अराउंड 400 मीटर ट्रैक, ठीक है ना। विराट जो है वो कितना मीटर, 400 मीटर का कोई ट्रैक है, यानी कि 400 मीटर वाला कोई ट्रैक है जिस पर वो क्या कर रहा है, जिस पर वो 2 लैप्स ले रहा है, यानी कि टोटल 2 चक्कर लगा रहा है, ठीक है। अगर हम जनरली बोलें तो वो कितना चक्कर लगा रहा है, 2 चक्कर, यानी कि ये लैप्स है, ये इसका कितना मीटर का ट्रैक है सर, 400 मीटर का। तो अगर ये मान लेते हैं कि यहाँ से चलना स्टार्ट किया, मान लेते हैं ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया और एक चक्कर यहाँ पर कंप्लीट किया, फिर दूसरा चक्कर ये लगाकर अगेन कहाँ पर कंप्लीट किया, यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट की बात की जाएगी तो मान लीजिए ये है, इसको ऐसे समझ लेते हैं, AB आप एक चक्कर लगाएं, यहाँ से यहाँ गए, कितना मीटर हो गया सर, 400 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ गए 400 मीटर, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन को ध्यान देना है, और फिर वापस यही आ गए, ठीक है ना, टोटल 2 चक्कर, ठीक है, गए वापस आए, मतलब कि हम बोलें कि एक चक्कर और फिर एक बार एक चक्कर, तो 400 गए और फिर इधर 400, ठीक है, यानी कि टोटल ये 800 नहीं हो जाएगा। अब ये क्या होगा कि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है और दोनों वेक्टर है, तो हम दोनों को क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी कि आप जहाँ गए और वापस वहीं पर आ गए, ठीक है ना, स्टार्ट जहाँ से किए थे वापस लौट के अगर वहीं पर आ गए, अब चाहे वो एक चक्कर हो, चाहे वो 2 चक्कर हो, चाहे वो 5 हो, 100 हो, 400, 500, कुछ भी हो, ठीक है। तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट आपका होगा सर 0, ठीक है, क्योंकि आप जहाँ गए अगर वापस वहीं पर आ गए, जहाँ से स्टार्ट किए वापस वहीं पर आ गए, तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट 0। लेकिन अगर इसी में अगर हम डिस्टेंस की बात कर लेते हैं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर वो 2 चक्कर लगाएगा तो 400 × 2, ठीक है, यानी कि 2 बार, तो कितना हो जाएगा सर, 800 मीटर, ठीक है। यानी कि अगर कोई पार्टिकल जहाँ से चलना स्टार्ट करता है और वापस घूम के उसी पोजीशन पर आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 0, लेकिन डिस्टेंस कवर होगा, क्योंकि वो डिस्टेंस डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। आई होप ये दोनों क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक ये हमारे नन्ना मुन्ना राही हैं, ठीक है। अब नन्ना मुन्ना राही कर क्या रहा है कि A से कहाँ जा रहा है, C तक जा रहा है, ठीक है। तो A से B चला ये 3 मीटर और B से C चला कितना, 4 मीटर, ठीक है। जस्ट अ मिनट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बॉय वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट A एंड फाइनली रीचेज एट पॉइंट C, देन फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अगेन वीडियो को पॉज कीजिएगा और खुद से सॉल्व कीजिएगा इसको, और तब इसका सॉल्यूशन देखिएगा। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करेंगे तो बालक A से B गया, कितना चला सर, अगर हम डिस्टेंस की बात करें, बालक नन्ना मुन्ना राही A से B गया, चला कितना, 3 मीटर, और B से C गया, चला कितना, 4 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस सिंपल कितना हो गया, 7 मीटर। अगर हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट में हम जानते हैं कि हमेशा हम कौन सा डिस्टेंस लेते हैं, शॉर्टकट। कौन सा डिस्टेंस, शॉर्टकट। तो शॉर्टकट डिस्टेंस आप अगर देखिएगा तो ये होगा शॉर्टकट डिस्टेंस, यानी बालक को अगर A से C जाना है तो उसको A से B, B से C जाने की ज़रूरत नहीं है, शॉर्टकट जाएगा, ये डायरेक्शन होगा इधर, ठीक है, A to C। डायरेक्शन क्या होगा सर, A to C। तो शॉर्टकट डिस्टेंस निकालना है, तो ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे इसका, तो आप पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम,
आई होप आप लोग पाइथागोरस थ्योरम पढ़े होंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम निकालेंगे तो अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो शॉर्टकट डिस्टेंस ये निकल जाएगा। आप अगर ए सी स्क्वायर निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम के लिए तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अगर ए सी पर से आप स्क्वायर हटाइएगा तो ये किस में आएगा रूट में, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और ए सी ही क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये थोड़ा सा मैथ हो गया आपका, ये आपका मैथ्स है, ठीक है ना, जनरल। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट बात करेंगे तो ए बी स्क्वायर, ए बी कितना है भाई 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर आप कीजिएगा तो 9 प्लस 16, यानी कि ये फाइनली कितना होगा 16 9 25, और रूट 25 का जो रूट होता है वो कितना होता है सर 5, तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो कितनी हो जाएगी 5 मीटर, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा सर 5 मीटर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है, ठीक है ना, कि एक कार है जो कि मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, उसकी रेडियस कितनी है, इस सर्किल का रेडियस है r, ठीक है ना, एंड कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन, फाइंड इट्स डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आपको बताना है कि इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देखिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे। तो हम डिस्टेंस जानते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल एक पूरा सर्कल लगाता है, एक पूरा चक्कर लगाएगा, तो उसका डिस्टेंस जो होता है ये बराबर होता है सरकमफ्रेंस ऑफ किस पर सर, सर्किल के बराबर होता है। और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल हम जानते हैं क्या होता है 2 पाई r। तो अगर रेडियस r है, टोटल ये एक चक्कर लगा रहा है, तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा 2 पाई r। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो अब आपको समझने में आसानी होगा, क्योंकि अभी हम जो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं उससे समझ चुके हैं कि अगर ये कार यहाँ से चला और वापस यहीं पर आकर रुक गया, यानी एक चक्कर लगा कर रुक गया, तो जहाँ से चला वहीं पर आकर रुक गया, इट मीन्स उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए क्या है, ये आप लोगों के लिए एक तरह से समझ लीजिए फॉर्म वर्क है, ये आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ कि एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, ठीक है ना, ऑफ रेडियस r, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर ए टू बी, ए टू सी, ए टू डी, ए टू ए। ठीक है, 4 क्वेश्चन है आपके पास, आपको एक बार बताना है कि ये जो बालक है कहाँ गया, नन्ना मुन्ना राही यहीं है, ठीक है ना, ये जो नन्ना मुन्ना राही है ये पहले ए से बी जाता है, तो आपको निकालना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, और अगर ये बालक अगेन ए टू सी जाता है तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ए टू डी जाएगा तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, और ए टू ए जाएगा तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ठीक है, ये आपके पास टोटल 4 सवाल हैं, आप इसको खुद से ट्राई कीजिएगा घर पे, और इसको अगले वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे और देन आगे के टॉपिक को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर माय साइड।